हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी की क्लास अर्थात समाजशास्त्र विषय के साथ उपस्थित होता हूं। आज भी उसी अनुसार आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी इस समय। लेकिन जो है फ्रेंड्स, क्या ही किया जाए, ये सरकारें जो हैं सोई हुई हैं। कुछ अभी तो ना तो एग्ज़ाम का डेट का पता है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। और ये तो जो फार्म पड़े हैं उसकी बात हो गई कि एग्ज़ाम का पता ही नहीं कब होगा। और जो फार्म आने की जो वैकेंसी उम्मीद थी उसका तो कुछ उम्मीद ही नहीं दिख रहा। सरकारें सोई हुई हैं कि अब कहा ही क्या जाए। और उसके अतिरिक्त कल का मैं संसद टीवी देख रहा था आपका, तो उसमें जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, हम लोगों के, आपके मतलब हम लोगों के शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, वो बोल रहे थे कि कोई ही पेपर ना तो लीक हुआ है ना तो आउट हुआ है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, किसी चीज़ का। और इसके पहले सरकारें 18 जून को जब एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो कह रही थी कि जो है पेपर जो है आउट हो गया, लीक हो गया, इसलिए पेपर निरस्त किया जाता है उसी समय। और आज कह रहे हैं कि कोई पेपर ना तो लीक हुआ है ना तो आउट हुआ है। ये मैं कल की न्यूज़ बता रहा हूँ जो है। तो क्या ही कहा जाए, सरकारें एक एग्ज़ाम पारदर्शिता के साथ करा भी नहीं पा रही हैं, और जो एग्ज़ाम करा रही हैं उसको जो है लीक और आउट हो ही जा रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, और उसी को कह रहे हैं लीक आउट नहीं हुआ है, और अपना उसका रिजल्ट देने को सोच रहे हैं। अभी नेट का भी ये लोग कोर्ट में गया है, उसमें भी कह रहे हैं कि पेपर जो आपका आउट नहीं हुआ था नेट का भी। अब देखिए, नेट का एग्ज़ाम जो है, री एग्ज़ाम का आप लोग सुन रहे थे होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप यूजीसी नेट का जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसकी परीक्षा फिर से होगी। अब उसी को रिजल्ट ये लोग देने की सोच रहे हैं। ये जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है फ्रेंड्स, आपका जो बता रहा हूँ कि ये सरकारों की ये मंशा है। सरकारें जो है हम युवा बेरोजगारों के, मुझे तो नहीं लगता है कि साथ खड़ी है। कोई भी एग्ज़ाम इनका आज तक साफ़ सुथरा नहीं हुआ, और जो है कोई भी एग्ज़ाम ना तो ये ठीक से करा पा रहे हैं, ना तो वैकेंसी दे पा रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए, सरकारों को जितना कहा जाए कम ही है। और यहाँ अब मैं तो देखता हूँ शहरों में पहले तो लड़के जो आते ही थे, तैयारी करते ही थे। अब तो देख रहा हूँ कि लड़कियाँ काफ़ी, यानी कि हमारी जो दीदी और बहनें हैं, वो भी आ रही हैं, यहाँ की तक की भाभी लोग भी आ रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और देखता हूँ किसी किसी के तो गोद में बच्चा भी रहता है। एग्ज़ाम आप जाने जाते होंगे देने, एग्ज़ाम देने, तो वहाँ देखते होंगे किसी किसी के गोद में बच्चे भी रहते हैं। इतने क्या करें, पढ़ाई के लेके इतना संघर्ष कर रहे हैं हम सभी लोग, लेकिन सरकार आँख मूंदी हुई है। सरकार को कोई ख्याल ही नहीं है। यहाँ छोटे से रूम में कमरा लेके रहते हैं और दाल भात चोखा खाते हैं जो है, और किसी मुसीबत से घर से दूर रह के पढ़ाई लिखाई किया जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम का ना तो डेट का पता है, ना तो जो है जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट का पता है, और ना तो कोई पारदर्शिता रह गई है। क्या ही कहा जाए, बड़ी ये दुखद न्यूज़ है हम लोगों के लिए, हम बेरोज़गारों के लिए। लेकिन सरकार जो है हम सभी के लिए कोई ध्यान ही ना दे रही है। और सरकार जो कह रही है कि कोई भी पेपर लीक, इन 7 सालों में वो कह रही है कोई भी पेपर ना तो लीक हुआ ना तो आउट हुआ। जबकि हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि इन 7 सालों में, मैं तो देख रहा था, एक चैनल था, नाम नहीं आ रहा, कि 7 सालों में 70 पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए हैं। और आप लोग, हम लोग खुद ही जानते हैं, आप देख ही रहे हैं कि यूपी सिपाही हुआ, आपका नीट हुआ, जो नीट उट सर बड़ी एजेंसियां हैं सरकार की मानी जाती हैं। नीट उट का एग्ज़ाम कभी आउट पेपर हुआ, लीक कभी नहीं हुआ। और मान लीजिए छोटे मोटे एग्ज़ाम तो हमेशा सुनाई देते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े एग्ज़ाम पे आपका, आप लोग देख ही रहेंगे, सीटेट का पेपर आउट हुआ था, लोग बता रहे थे। फिर ये यूजीसी नेट का हो ही गया, यूपी सिपाही का हो गया, लेखपाल का हो गया। कोई भी एग्ज़ाम ये जो है सही से सरकारें नहीं करा पा रही हैं। अब क्या ही कहा जाए, जितना कहा जाए कम ही है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम लोगों को करना ही क्या है, ये क्या ही बचा है, केवल पढ़ाई करना है। ऐसा ना हो कि पढ़ाई ना करें और बाद में पता चला एग्ज़ाम का डेट आ जाए और पता चला हमारी तैयारी ही ना हो। क्या पता सरकार कब भी हम लोग के ख्याल रखे, कब जग जाए, जब है जग जाए तब है सही। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, जो है क्या पता एग्ज़ाम हो जाए और हमारी तैयारी
हमें लगे अधूरी है, इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। बाकी तो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो देना ही है, क्योंकि और हम लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है सिवाय पढ़ने के लिए, तो इसलिए पढ़ाई करते रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने सोशियोलॉजी की क्लास अर्थात समाजशास्त्र विषय के साथ उपस्थित होता हूं। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, देखते हैं आज आप सबके लिए क्लास में क्या है। और ये जो मैं पिछली क्लास कराया हूं अभी कल की क्लास में, तो उसी का ये अगला पार्ट है। समाज का उद्भव एवं विकास जो टॉपिक था, उसी का दूसरा पार्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न उत्तर पूरा हो नहीं पाया था। तो ये मैं अगला उसी का समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास से प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेके आया हूँ। तो आप सब जान गए होंगे, ये जो समाजशास्त्र लेकर आता हूँ मैं क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए, या आप किसी भी स्टेट के हों, यदि आप सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है। चाहे आप बिहार से हों, दिल्ली से हों, मध्य प्रदेश हों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट से अगर आप जीआईसी है की तैयारी, जीआईसी इंटर कॉलेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कर रहे हैं, केबीएस एनबीएस के कर रहे हैं, और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए देखते हैं आज का हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। अब सरकारों को क्या कहा जाए, सरकारों को तरफ तो हम लोगों का निगाह तो रहता ही है ध्यान कि कब एग्ज़ाम करा दे। अब देखिए कब करा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किया ही क्या जा सकता है। और देखते हैं आज आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या है। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो आइए देखते हैं, समय ज़्यादा ना गंवाएं, अपने आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा आप सभी के लिए, कह रहा निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के विकास का कौन सा प्रमुख आधार है। तो आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए राजनीतिक दर्शन, ऑप्शन बी दे रहा राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी दे रहा राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन डी राजनीतिक व्यवहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी में से काफ़ी मित्रों को पता भी होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है राजनीतिक दर्शन। क्योंकि आपके जो समाजशास्त्री टॉम बोटोमोर हैं, ये 18वीं सदी के बौद्धिक जो परिस्थितियां थी समाजशास्त्र के उस समय उदय में जो सहायक सिद्ध हुई, उसके बारे में बताते हैं, उस आंदोलन वगैरह के बारे में ये कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे होंगे, और क्लास शुरू करने से पहले चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब ना किए हों, और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही मेरी ताकत है। और देखते हैं ये कि आपके टॉम बोटोमोर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये एक राजनीतिक दर्शन है, और दूसरा बताते हैं इतिहास का दर्शन, और नंबर 3 कह रहे हैं विकास का प्राणशास्त्रीय सिद्धांत, नंबर 4 सामाजिक राजनीतिक सुधार का आंदोलन, और 5वां जो आखिरी बता रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का विकास। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सबके लिए। ये कह रहा है कि समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है मैरियट है, ऑप्शन बी है सोरोकिन, मिल्स और सिमेल। तो इसका आंसर आप सभी में से काफ़ी मित्रों को पता भी होगा। इसका आंसर आपके जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएंगे। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है जो है। ये समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में इन्होंने व्याख्या किया है, और इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र 2 अवैध भाषाओं की संतान है। नोट कर लीजिएगा, ये बराबर पूछता है समाजशास्त्र के 2 अवैध भाषाओं की संतान है, ये किसने कहा, ये किसका थाट है जो है, ये नोट करके रखिएगा आप लोग। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 3, ये 3 नंबर क्या कह रहा है आप सभी के लिए, कह रहा पैट्रिक गिडेंस ने प्रारंभ में अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस रूप में शुरू किया। तो आपका ऑप्शन दे रहा है सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक मूल्यों से संबंधित, ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक विकास से संबंधित, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक क्रिया से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन ए सही है, सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से संबंधित। क्योंकि
पैट्रिक गिडेंस ने समाजशास्त्री अध्ययन का प्रारंभिक सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 4 नंबर प्रश्न आ गया आप सभी के लिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो ये कह रहा है भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, किस वर्ष से शुरुआत हुआ। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1919 में, ऑप्शन बी 1939, 1952, 1970 है ना। कह रहा है भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 है इसका जो दौर ये प्रारंभ 1952 में, क्योंकि जो ये आपके क्या नाम है इनका, भारत के समाजशास्त्री ये डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये, इन्हीं के प्रयत्नों से, इन्हीं के प्रयासों से 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार हुआ। इन्होंने 1952 में एक सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का शुरुआत किया। और आपको पता ही होना चाहिए, है ही सभी को पता, कि गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। किसे? गोविंद सदाशिव घुरिये को। ये सब नोट कर लीजिएगा कि कॉमन जो है प्रश्न है बराबर पूछे जाने वाले हैं। ये जो देखिए पूछा है कब हुआ है, ये राजस्थान लेक्चरर 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 5 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1919 में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी जो है नियुक्ति हुई है। कहाँ? मुंबई विश्वविद्यालय में पूछा। तो आपका ऑप्शन ए है गोविंद सदाशिव घुरिये, ऑप्शन बी है आंद्रे बेंते, पैट्रिक गिडेंस, मैसूर नरसिंह श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी। तो ये आपके सर पैट्रिक गिडेंस हैं। ये जो ऑप्शन सी है इसका आंसर यही है, इन्हीं की नियुक्ति की गई थी मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडेंस का आपका समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में। हाँ, ये देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 6 ये कह रहा है यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र के सुव्यवस्थित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो आपका ऑप्शन दे रहा है 1894, 1895, 1939 में, 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो ये आप 6 का जो आपका ये है ऑप्शन 1919 है, ये सही है आपका ऑप्शन डी 1919, क्योंकि ये कह रहा है आपका प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप में कहाँ कहाँ कह रहा है आपका, ये ध्यान दीजिए, यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र के सुव्यवस्थित होने पर उपरांत भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में किस वर्ष समाजशास्त्र के औपचारिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। तो आपका आंसर ये 1919 में तो लाया ही गया है। और जो ये आपके समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप से उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के दशक में आपके ये अगस्त कामटे महोदय हैं, जो 22 सितंबर सर 1838 में किया है इन्होंने इसकी। और आप नोट कर लीजिएगा 22 सितंबर 1838 में। इसके पहले सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। किसे? समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम इन्होंने दिया था, अर्थात सोशल फिजिक्स नाम दिया था। लेकिन ये किसी कारण विवाद हो गया, किसी समाजशास्त्री को लेकर इस नाम को किसी ने चुरा लिया और इससे ये बहुत दुखी हुए आपके जो है अगस्त कामटे महोदय, और उस कारण का नाम बदल कर इन्होंने समाजशास्त्र रखा था, सोशियोलॉजी रखा। और भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन जो है आपके मुंबई विश्वविद्यालय में आप जाने हैं सन 1914 में शुरुआत हुई। और कैसे शुरुआत हुई? अर्थशास्त्र विषय के रूप में, मतलब उसके साथ शुरुआत हुई, ना कि ये समाजशास्त्र का एक कोई अलग से डिपार्टमेंट या विभाग बनाया गया। ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर इसकी शुरुआत किया गया, इसकी पढ़ाई की शुरुआत की गई भारत में। और सन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और उन्हें वहाँ जो है
सन 1919 में पैट्रिक गिडेंस की अध्यक्षता में पृथक विभाग के रूप में इसकी स्थापना किया गया और इसकी पढ़ाई शुरू की गई किसके, पैट्रिक गिडेंस की अध्यक्षता में। अभी पिछले क्वेश्चन में पैट्रिक गिडेंस आप महोदय आया भी था कि उनकी नियुक्ति कब की गई जो है, तो ये 1919 में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप कापी और पेन लेके ही बैठे होंगे और जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइएगा। जो आपका छोटा सा नोट्स बन जाता है ये वो एग्ज़ाम में बहुत सहयोग आपका करता है। आप जब एग्ज़ाम में उसको पढ़ के जाते हैं दोहरा के तो बहुत सहयोग मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है समाजशास्त्र का सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? कथन क्या है आप ध्यान दीजिए। कह रहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो यह कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है मैकावर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी एमिल दुर्खिम अर्थात इमाइल दुर्खिम जो है महोदय हैं ये, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, आप सब बताइएगा। तो ये आपकी जो है आप जान ही रहे हैं, आप मैकावर एवं पेज महोदय जो कि हर जगह ये पहुँचे रहते हैं, इनकी हर जगह उपस्थित रहती, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मैकावर एवं पेज, क्योंकि मैकावर एवं पेज के समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो इसमें दिया है ये शॉर्ट में लिख दिया समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, जाल ना लिख के आपको कंफ्यूज किया है ताकि आप भटक जाएं। लेकिन फ्रेंड्स जो मिलता जुलता रहे उसको आप जो है समझने हो गहराई से पढ़े रहेंगे तो ज़रूर उसका आंसर पकड़ लेंगे। तो इसका आंसर है आपके मैकावर एवं पेज महोदय, इन्हीं का कथन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में या सामाजिक संबंधों का जाल है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं। क्या कह रहा है समाजशास्त्री समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं समाजशास्त्री आपके। तो आप कह रहा कि ऑप्शन दे के कि आदिम एवं आधुनिक स्तर पे, ऑप्शन बी दे रहा परंपरागत आधुनिक सूक्ष्म एवं वृहद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का। तो ये समाजशास्त्री सूक्ष्म एवं वृहद लेवल पर समाजशास्त्र का आपका अध्ययन करते हैं। ये आपका ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर इसका है, ऑप्शन सी। समाजशास्त्री समाज का 2 स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म एवं वृहद, यानी कि बहुत बारीकी से और बहुत व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 90 क्या कह रहा है आपका, ये 90 कह रहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव जो है, औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव किसके साथ संबंधित है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन कार्मिक प्रबंध सिद्धांत, मानव संबंध उपागम, ऑप्शन डी दे रहा संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। तो औद्योगिक समाज का उद्भव जो है आपके वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के साथ हुआ है। आपका आंसर ये ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर वैज्ञानिक पर, क्योंकि आपका जो है सिद्धांत ये जो कंपनियों के अंदर मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो ये वैज्ञानिक औद्योगिकरण के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के साथ किया जाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, ये आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कह रहा है समाजशास्त्र के बारे में कौन सा एक कथन सही है इनमें से। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, ऑप्शन बी कह रहा है समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, और समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, और अंतिम कह रहा है डी समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। हमारे काफ़ी मित्रों को इसका आंसर अवश्य पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये आपका हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, पीजीटी में भी आ चुका है, ये आपका दिल्ली और आपके एमपी में भी पूछा जा चुका है, और यूपी जो है जीआईसी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक
विज्ञान है। इसका आंसर ये है ऑप्शन डी, जो आपका ये समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, क्योंकि दुर्खिम जो आपके हैं ये समाजशास्त्र सैद्धांतिक समाजशास्त्र का कथन है, ये सत्य है, क्योंकि सामाजिक संबंध स्वयं में अमूर्त है। जो हम लोग के संबंध होता है भाई ये दिखता थोड़ी है, जो संबंध ये अमूर्त ही तो होता है, और इसके अध्ययन की विधि अमूर्त सिद्धांत पर ही इसलिए आधारित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 11 क्या कह रहा है आपका। 11 नंबर प्रश्न कह रहा कि किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ध्यान दीजिए, कह रहा किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप, सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है कि जिन्सबर्ग है, ऑप्शन बी कह रहा दुर्खिम है, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी मर्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए, प्रश्न नंबर 11 का आंसर। तो इसका आंसर आपके जो इमाइल दुर्खिम महोदय हैं ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इमाइल दुर्खिम जो विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है, ये इमाइल दुर्खिम जो है की अवधारणा, ये इनका मानना है। आइए देखते हैं ये सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शारीर शास्त्र, संरचना एवं समाज शास्त्र के स्वरूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है। तो ये आपके इमाइल दुर्खिम महोदय ही हैं। ये दोनों प्रश्न एक है तो इसलिए मैंने इसको मिला दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, कह रहा है, ये कह रहा है जो आपका ये देख ही रहे 11 नंबर एक प्रश्न है, कह रहा है सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र यानी संरचना एवं समान समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है, इस रूप में पूछा है। ध्यान दीजिए, तो ये आपका ऑप्शन इसमें इमाइल दुर्खिम ही है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सोचा आपको इसको भी बता दूं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। ये 12 नंबर कह रहा है समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता, ध्यान दीजिएगा, कि अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस जोड़े ने प्रयोग किया है। यानी नियमहीनता की जो अवधारणा है, इसमें से जो ऑप्शन दिया है दो विज्ञान साइंस समाजशास्त्रियों का, तो इसमें से किसने इसका प्रयोग किया है नियमहीनता का। तो आपका ऑप्शन दे रहा है इमाइल दुर्खिम और रॉबर्ट किंग मर्टन, यानी दो लोग हो गए दुर्खिम और मर्टन। इसी तरह मार्क्स और वेबर हैं, मर्टन और कामटे हैं, और सभी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, आप सब भी बताइएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये आपके इमाइल दुर्खिम और रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय हैं, ऑप्शन ए सही है। नियमहीनता का जो है ये इन्हीं की है, आपके मर्टन और दुर्खिम दिए हैं, क्योंकि इन्होंने संरचना में नियमहीनता के गुण छिपे होते हैं, ये इनका कहना दुर्खिम और मर्टन महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 13 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये जो 13 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, ये कह रहा है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। यानी कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा फ्रांस की राजक्रांति, ऑप्शन बी कह रहा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी कह रहा प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी लास्ट वाला कह रहा है ए और बी दोनों, ये और भी दोनों कह रहा है, फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इस प्रश्न का आंसर दे देंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसका जो फ्रांस की आपकी राजक्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, तो दोनों जिम्मेदार हैं। आपका आंसर ये डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार हैं। प्रादुर्भाव मतलब उद्भव के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप थोड़ा देखिएगा समाजशास्त्र के जो है उद्भव के मूल 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक में जो है यूरोपीय जैसे फ्रांस यूरोपीय कंट्री आप जाने रहे, यूरोपीय जो है
फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, इधर सब यूरोपीय में आते हैं। हम लोग तो इधर एशिया महाद्वीप वाले हैं, आप जान रहे हैं। तो ये जो क्रांति हुई 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक क्रांति आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें जो आपका प्राथमिक रूप से औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति का विशेष योगदान रहा समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में। सामाजिक कारक फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति और बौद्धिक कारक आगे निर्धारित करते हैं इसके विकास के लिए। और समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शोध का विशेष योगदान रहा है इसके विकास में, समाजशास्त्र के। और इसके अंतर्गत आपकी जो सर्वेक्षण पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, इतिहास जो है इत्यादि अनेक पद्धतियों का योगदान रहा है समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में। क्योंकि आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, ऑप्शन घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, ऑप्शन बी का है व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया, व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान। 14 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान। ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि क्या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में का केंद्र बिंदु क्या है। तो ये व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, मतलब व्यक्तियों से संबंधित जो होता है मानव से, उसी का समाजशास्त्र विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है, इसलिए इसको केंद्र में माना जा रहा है। आपका ऑप्शन डी सही है इस प्रकार। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15 ये क्या कह रहा है आप सबके लिए। ये 15 नंबर कह रहा है किस देश में समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी का प्रतिपादन हुआ। ये तो आपका ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। ये कॉमन है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए जो है इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये फ्रांसीसी क्रांति जान ही रहे हैं सब। तो समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन फ्रांस में हुआ है और इसके प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता यानी इसके जो है समाजशास्त्र विषय के आपके अगस्ट काम्टे महोदय हैं और इसीलिए समाजशास्त्र का पिता अगस्ट काम्टे महोदय को कहा जाता है। आप जान रहे हैं सब। इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की कब किया है ये पूछा जाता है 1838 में, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो है हम अभी मैंने विस्तार से बताया कि इसका नाम सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स रखा था। और ये जो है जब जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के बारे में इनसे पहले अगस्ट काम्टे महोदय से पहले एक समाजशास्त्रीय विचारक हैं जो सेंट साइमन भी इस ढंग से समाजशास्त्र के बारे में विचार रखते हैं। और बाद में आप देखे होंगे सेंट साइमन से और आपके इनसे क्या नाम है आपका थोड़ी सी बिगाड़ भी हो गई थी अगस्ट काम्टे महोदय और सेंट साइमन से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 आपका ये 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। कह रहा है सभी विज्ञानों की महारानी कहा। तो इस किसने कहा समाजशास्त्र को कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी गोविंद सदाशिव घुरिया, ऑप्शन सी पीरे बर्दो, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो विज्ञान सभी विज्ञानों की महारानी आपको अभी मैंने एक नाम की चर्चा की है इसके पहले तुरंत, ये सेंट साइमन महोदय। तो ये इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है आपके सेंट साइमन महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 आपका ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र का नाम किस वर्ष दिया गया। अगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र का नाम किस वर्ष दिया गया। तो आपका ऑप्शन दिया 1798, ऑप्शन बी कह रहा 1838, ऑप्शन 1738, 1789। अभी मैं पीछे बताता आ रहा हूँ तो इसका आंसर
जो है आप सभी को पता हो गया होगा। मैं सोचता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताएं कि अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र का नाम किस वर्ष दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब ज़रूर बताएं जो है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए, क्योंकि अभी पीछे मैंने चर्चा किया, बताया भी, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसे आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में 18 में पूछा है, और 16 में पूछा है लेक्चरशिप में राजस्थान के आपके, और आपके यूपी पीजीटी में 2016 में, और 2009 में भी पूछा गया है यूपी पीजीटी के। दिल्ली पीजीटी 2014 में, और आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जीआईसी जिसे जीडी बोलते हैं, लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराता है, 2012 में लेक्चरशिप में, इसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब इसका आंसर खुद दें। मैं बार बार अभी जो है पीछे ही बता रहा हूँ कि समाजशास्त्र का स्थापना कब हुआ है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं फ्रेंड्स। आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 18 कह रहा है समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। इन सब प्रश्नों को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि समाज का उद्भव एवं विकास से ये प्रश्न है। आपको पहले मैं बताया उद्भव एवं विकास टॉपिक से, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये भी जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ संस्थापक कौन है, ये भी देखिए आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में, और आपके पीजीटी जो है यूपी पीजीटी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये सब सिंपल प्रश्न है, इसको ज़रूर जानना है, क्योंकि सिंपल प्रश्न जो होते हैं बार बार रिपीटेड होते पूछा जाता है। आप समाजशास्त्र विषय के स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सरल और सिंपल प्रश्न गलत हो गया तो आप तो एग्ज़ाम से ऐसे बाहर हो जाएंगे। तो सिंपल का जो क्वेश्चन होता है, सरल प्रश्न होता है, उसका आंसर तो कभी नहीं गलत होना चाहिए। जो लड़ाई होती है आपकी कंपटीशन में, वो जो टिपिकल प्रश्न को लेकर होता है, टिपिकल क्वेश्चन यानी कठिन प्रश्न उत्तर जो होते हैं। आप अगर इजी प्रश्न गलत करेंगे तो ऐसे बाहर हो जाएंगे, इसलिए इनको प्रश्न जो है ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान देके थोड़ा पढ़िएगा। और इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर उद्भव और विकास से समाजशास्त्र का उद्भव और विकास को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था। ये भी देखिए अभी बार बार प्रश्न उत्तर में मैं बताता आ रहा हूँ कि इसका क्या नाम था। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व था, सोशियोलॉजी का जब उदय हुआ था उससे पूर्व इसका क्या नाम था। तो ऑप्शन समान समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन शास्त्र। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होना चाहिए एक तरफ से जो है कि इसका क्या पूर्व नाम था। तो ये सामाजिक भौतिकी इसका पूर्व नाम था। अभी आप सभी के बीच चर्चा किया था, ये ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप सभी का। प्रश्न उत्तर नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का। देखते हैं ये 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अंतःक्रियावादी, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी प्रकारात्मक, ऑप्शन डी सैद्धांतिक। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 20 नंबर का प्रकारात्मक है। ऑप्शन सी है प्रकारात्मक, इसका आंसर हो जाएगा। उपागम सामाजिक व्यवस्था से प्रकारात्मक से संबंधित है, क्योंकि आप देखिएगा जो समाजशास्त्रीय अर्थ में किसी भी व्यवस्था अर्थात प्रणाली की जो प्रणाली होती है, व्यवस्था अवस्थाओं की पूर्ति है, जो गतिविधियाँ यानी कि हम कार्यकलाप करते हैं उसे ही कहा जाता है, यानी प्रकार्य कहा जाता है। और समाजशास्त्र की जो समस्याओं का अध्ययन हम लोग प्राचीन काल से होता आ रहा है या करते आ रहे हैं हमारे समाजशास्त्री, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए समाजशास्त्र के विषय का जो के रूप में
उद्भव हुआ, इसका विकास हुआ, इसलिए इसे एक नवीन सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है, किसी समाजशास्त्र को आपके। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये फ्रेंड्स मैं बार बार समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास से है प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला, इसलिए जो है जितना प्रश्न बन सकते थे अधिक से अधिक मैंने ये 2 क्लास में बनाने की कोशिश किया। पिछला क्लास भी इसी से संबंधित है और ये भी इसी से संबंधित है। तो आप देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपका वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का 21 नंबर का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सामाजिक विज्ञान। ये जो है ये समाज का विज्ञान, ये ऑप्शन बी इसका सही है, ये समाज का विज्ञान हो जाएगा इसका आंसर। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान। क्योंकि और इसी प्रश्न को कभी इस तरह भी पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र का विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है। अब बता, क्योंकि अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ जो है समाज का विज्ञान, परंतु समाज के बारे में समाजशास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत हैं, इसलिए समाजशास्त्र को भी उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। ये आपकी जो परिभाषा, जो अवधारणाएँ होते हैं, जब आप थिंकरों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन्होंने किस रूप में माना है। ये समाजशास्त्र क्या है, देखिए आपके यूपी पीजीटी 2003 और 2011 में पूछा जा चुका है। और समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान, ये आपके जीआईसी में लेक्चर में 2018 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका 22 आ गया। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सन 1876 में, ध्यान दीजिए, सन 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में शुरू किया गया। तो आपका ऑप्शन है वर्जिल का, ऑप्शन इस्माइल, ऑप्शन बर्गेस, अगला ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमेल के जो है निर्देशन में। तो इसका आंसर येल विश्वविद्यालय अमेरिका का है, आप जान रहे हैं तो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइएगा प्रश्न उत्तर नंबर 22 का। तो इसका आंसर आपका ये जॉर्ज सिमेल हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। इसका आंसर आपके 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में आपके समाजशास्त्र का अध्ययन जो है आपके जॉर्ज समलर ने के निर्देशन में आरंभ हुआ था। वे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये जॉर्ज सिमेल नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक है गलती से, ये जॉर्ज सिमेल ना होके ये जॉर्ज समनर है। क्या कौन है, ये जॉर्ज समनर हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंटिंग है, जॉर्ज समनर, इस पर लिखते नहीं बनता फ्रेंड्स, मैं आपको कहता हूँ, ये आप सुधार करिए, जॉर्ज समनर है आपके इसमें समनर। और देखते हैं ये सिमेल नहीं समनर है, जॉर्ज समनर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। तो इसका मतलब ये है इसमें 3 सही है और 1 गलत है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। ऑप्शन बी आपका है समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भागवादी होता है ना। ऑप्शन सी कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि समान अर्थ। ऑप्शन डी कह रहा है समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का, आप सभी बताइएगा। तो ऑप्शन जो है ये समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि समान अर्थ रखता है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ये समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि समान अर्थ रखता है। समाजशास्त्र जो समान
एक सामान्यीकरण विज्ञान तो है, ना कि विशेषीकरण वाला विज्ञान है आपका। लेकिन समाजशास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं रखकर ये सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं में रुचि रखता है साधारण रूप से, और इसके विशिष्ट अर्थों में इसका जो है प्रयोग करता है। इसके विशिष्ट अर्थों में इसका आपका आंसर मिलता है, देता है जो है, इसका अध्ययन जो करता है तार्किक रूप से, तार्किक पूर्ण रूप से, ना कि जो है सामान्यीकरण रूप से। इसलिए इसका ऑप्शन आपका समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, ना कि एक समान अर्थ रखता है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है प्रश्न नंबर आपका ये 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। कौन सी ग्रामीण समाजशास्त्र की बात कर रहा है, कह रहा है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। तो आपका ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर जो है आप सबको पता होगा अमेरिका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है आपका सबसे पहले अमेरिका यानी यूएसए में हुआ, क्योंकि एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले सन 1876 में, नोट कर लीजिएगा, अमेरिका के विश्वविद्यालय में हुआ। और ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय की उत्पत्ति और विकास में अमेरिका के विद्वानों द्वारा का जो है इसमें विशेष सहयोग और योगदान रहा है। अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र का जो विकास है ये 19वीं शताब्दी में मानवतावादी के रूप में हुआ, कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में यह काल ग्रामीण सामाजिक पतन का काल चल रहा था 19वीं शताब्दी में। और ग्रामीण समाज समस्याओं का हल करने में जो है सभी विद्वानों ने, विभिन्न विद्वानों ने मिलकर इसके साहित्य का सृजन किया और इसमें सुधार किया जो है, और ग्रामीण समाजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और तभी से इसका समाजशास्त्र का जन्म हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, खास कर आपके अमेरिका में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा देखते हैं। ये कह रहा किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है दिन प्रतिदिन भ्रमण, ऑप्शन बी कह रहा अध्ययन क्षेत्र और निर्देशन, ऑप्शन सी कह रहा बाग और बगीचे, ऑप्शन डी कह रहा नदी क्षेत्र का प्रयोग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है अध्ययन क्षेत्र और निर्देशन। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी सामाजिक अध्ययन में तो कौन सा आवश्यक, तो अध्ययन क्षेत्र और निर्देशन जो आपका है ये आवश्यक है, ना कि ये आपका ए सी डी आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर ये आपका 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहा है आपका प्रश्न समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है अगस्त काम्ट महोदय, इमाइल दुर्खीम, जॉनसन, एलेक्स इंकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, एलेक्स इंकल्स महोदय हैं। ये जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को आपके एलेक्स इंकल महोदय ने दिया है, प्रस्तुत किया है। क्योंकि समाजशास्त्र जो है इन्होंने, इनकी पुस्तक है आपके एलेक्स इंकल्स का, ये इसका नाम नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज, ये कहते हैं इनकी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसको कब लिखा है, सन 1965 में। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने इसमें बताया है कि इस पुस्तक में समाजशास्त्र को सही तरह से परिभाषित करने के लिए वैकल्पिक एक उपागम अपनाए हैं, तो जिनमें 3 उपागमों को इन्होंने बता रखा है, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 ऐतिहासिक उपागम, नंबर 2 अनुभविक उपागम, नंबर 3 विश्लेषणात्मक उपागम। ये आपके एलेक्स इंकल महोदय बताएं। ये प्रश्न आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 20 में, आपके जीआईसी यूपी जीआईसी के 2017 में, और आपके डीएलएड में 2012 में, और पीजीटी में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका, ये नोट करके रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 27 है, 27 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है
समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित पथों में कौन सा एक सही नहीं है कह रहा है, बाकी सही है आपका। तो ये भी आपके एलेक्स इंकल्स का ही है प्रश्न। आपका ऑप्शन ए दे रहा है आलोचनात्मक पर, ऐतिहासिक पथ, विश्लेषणात्मक पथ, अनुभवात्मक पथ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर ये 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आलोचनात्मक पथ। ये आपका ऑप्शन ए आलोचनात्मक पथ पर हो जाएगा, आपका ये सही आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है समाजशास्त्र है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है आपका कि समाजशास्त्री वानवीज, जो आपके समाजशास्त्री हैं वानवीज के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। आपके वानवीज के अनुसार कह रहा है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 का। तो इसका आंसर आपका है वानवीज के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार जो है वो है सामाजिक संबंध है आपका। तो ऑप्शन ये बी जो आपका है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। आप ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। 29 प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। तो समाज का, जो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, तो समाजशास्त्र एक समाज का अध्ययन है। तो ऑप्शन ये जो बी आपका है ये सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 30 क्या कह रहा है 30 नंबर। ये कह रहा है आपका कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है ये। तो ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का आंसर आपका ये जो अमेरिका है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता में उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान जो है आपके अमेरिका में हुआ था। आपका आंसर ये सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा समाजशास्त्र का उद्भव तो फ्रांस में हुआ है, लेकिन इसका विकास सबसे ज़्यादा जो कहाँ हुआ, अमेरिका में। क्योंकि समाजशास्त्र विकास इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका का विशेष योगदान रहा समाजशास्त्र के विकास में। और इस विषय का सर्वाधिक विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ है जो है। और ये जो आपका यहाँ जो किसकी योगदान रहा, जो आप समाजशास्त्री हैं आप नोट कर सकते हैं इसको। आपके एंथोनी गिडेंस हैं, समनर हैं, जॉर्ज समनर, जो वार्ड हैं, पार्क है, वेगरेस हैं, सरोकिन है, जिमरमैन है, मैकाबर, पेज, हागबर्न, पार्सन, मर्टन, यंग, कोजर समाजशास्त्र के विकास में सराहनीय कार्य किए हैं। जितना नाम मैंने बताया आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलान वगैरह में पूछ सकता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ था। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था पिछले क्वेश्चनों में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है आपका। ये 31 आपका प्रश्न जो कह रहा है आपका समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस से। ये शब्द किससे संबंधित है। ये प्रश्न जो है काफ़ी सिंपल है। आपका जब समाजशास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत करते हैं, शुरू के ही क्लासों में आप सभी को बता दिया जाता है कि समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस से, और किस भाषा से लिया गया है, शब्द किससे संबंधित है। तो आप सभी को इसका आंसर
ज़रूर पता होना चाहिए, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, समाजशास्त्र के छात्र अगर हैं। तो आपका ऑप्शन है लैटिन एवं ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी कह रहा ग्रीक लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी कह रहा ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी कह रहा ग्रीक और हिंदू भाषा से। तो इसका आंसर आप सब बताइएगा। आपका ऑप्शन ए है लैटिन और ग्रीक भाषा से हुआ है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका लैटिन और ग्रीक भाषा से ऑप्शन ए ये आपका सही है, क्योंकि ये प्रश्न आपको इसलिए जो है काफ़ी बार पूछा गया है। आपके यूपी पीजीटी में 16 में, दिल्ली पीजीटी में 14 में, और फिर आपके देखिए यूपी पीजीटी के ये पूछा गया 3 में, 5 में, 16 में, 3 बार लगातार लैटिन और ग्रीक। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी, सोशियोस का अर्थ होता है समाज, और लोगोस का अर्थ होता है, क्या होता है, शास्त्र या विज्ञान, यानी समाज शास्त्र। शाब्दिक अर्थ है समाज का, विज्ञान यानी समाज शास्त्र। आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका कथन कारण का ये प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कथन कारण का, ये बड़ा तो नहीं, जो है छोटा तो करके नहीं, जो है आपका प्रश्न 32 नंबर है, ये नहीं आ जाएगा। देखते हैं 32 नंबर प्रश्न आ जाएगा, ये दिख जाएगा। ये आपका कह रहा है कथन कारण का प्रश्न है 32 नंबर। आपका कथन ए कह रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कथन ए क्या कह रहा है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। ये आपका कथन है, जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। कथन और कारण ध्यान से पढ़ा कीजिए आप सब, तभी आप सभी को जो है इसका आंसर सॉल्व कर पाएंगे, वरना इसको गलत जरूर कर देंगे। और कारण क्या कह रहा है, कारण आर आपका, ये कारण आर कह रहा है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो, है ना। तो आपका विकल्प दे रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है, और बी कह रहा है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ए सही कह रहा है, आर गलत कह रहा है, ए गलत कह रहा है, आर सही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा कथन और कारण, क्लियर हो जाएगा। कथन कह रहा है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना है। तो ये तो आपका सही है। और कह रहा समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। तो ऐसा तो नहीं है, केवल जो संकट से उन्हीं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सभी का कॉमन रूप से अध्ययन करता है, पूरी समाज का करता है। तो इसलिए आपका आर कारण जो है गलत हो जा रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ये ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ये सही है और आर आपका गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया आपका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जा रहा है। प्रश्न नंबर ये 33 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 33 ये कह रहा है आपका समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका स्पेस है हुआ। क्या हुआ आपका, ऑप्शन कह रहा ए जन्म हुआ, ऑप्शन बी कह रहा नामकरण हुआ, ऑप्शन सी कह रहा सर्वाधिक विकास हुआ, तो ऑप्शन डी कह रहा है आपसी टक्कर। अभी मैं पिछली क्लास में ये अभी पिछली प्रश्न में इसको मैंने बताया है। तो आपका आंसर, आप सभी को इसका आंसर पता हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिकन साइंस यानी अमेरिका में समाजशास्त्र का सर्वाधिक क्या हुआ, विकास हुआ। ये ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हुआ, विकास हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अमेरिका में इस समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका विकास हुआ है। ये इसका आपका सही आंसर है आपका 33 का। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 34 क्या कह रहा है आपका,
ये प्रश्न नंबर 34 आपका है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है आपका कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत। ऑप्शन ए कह रहा है कि समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत। ऑप्शन बी कह रहा है नौकरी प्राप्त करने में सहायक है। ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक कल्याण में सहायक है। ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, कि ये समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत है। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाज शास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और नवीन सामाजिक परिस्थितियों से जो है अनुकूल करके समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रचार प्रसार करता है और परंपराओं के अध्ययन में योगदान देता है। राष्ट्रीय एकता में सहयोग करने का में सहायक है, सहयोग करने का कार्य करता है। अर्थात समाजशास्त्र जो है आपके समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर, इसका मैंने आंसर आपको बताया कि नहीं फ्रेंड, प्रश्न है एक का, इसका आंसर आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 35। ये क्या कह रहा है कि ये आपके जो समाजशास्त्री हैं टॉम बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन कौन है, आपका ऑप्शन ए कह रहा है विश्वकोशीय प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन बी कह रहा है विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। ऑप्शन सी कह रहा है उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक। ऑप्शन डी कह रहा है उद्विकास ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 35 जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वह जो है विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। ये आपका आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि टॉम बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। वो 3 सोपान है, नंबर 1 विश्वकोशीय, नंबर 2 उद्विकासीय, नंबर 3 प्रत्यक्ष विज्ञान। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये 3 सोपानों में बताते हैं। और ये कहते हैं टॉम बोटोमोर महोदय, ये पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। एक लेखक एवं संपादक के रूप में टॉम बोटोमोर जो है एक मार्क्सवादी जो है और समाजशास्त्र की महत्ता के समाजशास्त्रियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। कौन, ये आपके टॉम बोटोमोर महोदय। और ये मार्क्सवाद और पूंजीवाद पर ढेर सारे विचार इनके हैं। इन्होंने ढेर सारे अपने लिख डाले हैं इस पे, और इन्होंने अपनी कृतियों को सूचीबद्ध किया है, यानी अनेक कृतियों को इन्होंने लिखा है जो है इस टॉपिक पर। और मार्क्सवाद के अतिरिक्त समाज के अवचनों की भूमिका के ये सूक्ष्म जो है गहन विश्लेषण और अध्ययन करते हैं आपके कौन, टॉम बोटोमोर महोदय। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, आज ये आप सभी के लिए जो है 35 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी, जो एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है पसंद आएगी और आपका प्यार और सहयोग इसी तरह मिलता रहे हमें, और मिलता क्या रहे, जिस कारण फ्रेंड्स मैं आप सभी के बीच ये क्लास लेकर आता हूँ। आपका ये प्यार और सहयोग के कारण है ही है, ऐसा है। और फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो है इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट अन्य मित्रों को भी मिल सके। और क्लास को लाइक कर दीजिए, और क्लास के अंत में आप ये अवश्य बताइए कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगला जो है क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए, अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।